Hello and welcome to my YouTube channel, and this is the part 6 video of UGC and NET Live Information Science Question Paper Analysis QPA and I hope कि आपको ये वीडियोस और ये जो सीरीज हैं आपको काफ़ी पसंद आ रही होंगी and so don't forget to hit the like button, okay? And as you know that कि आपके जो एग्ज़ाम्स है वो जून में कंडक्ट करवाए जाएंगे, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। सो अपनी तैयारी को करते रहें, जारी रखें, कंटिन्यू रखें एंड साथ ही में जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं अगर आपने नहीं देखी हैं, चाहे वो थ्योरीज वाली वीडियोस हों या फिर एमसीक्यूज वाली हों, उन सारी वीडियोस को आप ज़रूर देखें। एमसीक्यू वाली भी आप ज़रूर देखें बिकॉज वहाँ पर मैं जो एमसीक्यूज वाली भी क्वेश्चंस करवाता हूँ वहाँ पे मैं डिटेल्स में कोशिश करता हूँ कि उसका आपको बताया जाए ताकि नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको तैयारी करने में और काफ़ी मदद करेंगी। तो ये वीडियो देखो, इसमें देखो आप समझोगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरह से अगर आप नेक्स्ट प्रिपरेशन कर रहे हो सो आपको क्या चीज़ और पढ़नी चाहिए, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले देखो जो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। और वो क्वेश्चन है रेफरेंस स्टाइल से। तो रेफरेंस स्टाइल में जितने भी रेफरेंस स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया एपीए के बारे में पूछा गया, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन नाम का एक रेफरेंस स्टाइल है एपीए। और एक क्वेश्चन पूछा गया कि एज पर एपीए रेफरेंस स्टाइल 6th एडिशन a journal article which sequence of bibliographical elements is correct in the context of the reference structure। तो APA का जो स्टाइल है उस स्टाइल में क्या एक सीक्वेंस होगा, यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं इसका एक सीक्वेंस आपको बनाना है। ऑथर ऑफ आर्टिकल, टाइटल ऑफ जर्नल, टाइटल ऑफ द आर्टिकल और ईयर बेसिस, राइट। सो जो APA का जो रेफरेंस स्टाइल है अभी ये 6th एडिशन के बारे में पूछा गया है, अभी ये 7th एडिशन चल रहा है, लेटेस्ट एडिशन 7th एडिशन, राइट। नाउ यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताया गया है, इस एग्जांपल के थ्रू आप इजीली आप पता कर सकते हो कि क्या सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑथर का नेम दिख रहा है, यानी सबसे पहले ऑथर का नेम होता है, देन ईयर है, फिर टाइटल है, देन सब टाइटल है, देन पब्लिशर है, प्लेस है एंड देन पब्लिशर है, राइट। सो दिस इज द सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द APA 6th एडिशन रेफरेंस स्टाइल। नाउ सो ऑप्शन आप यहाँ देख लो, तो सबसे पहले आपको ऑथर का नेम होगा, तो ऑथर आपका ऑथर ऑफ द आर्टिकल, नाउ ईयर, देन टाइटल ऑफ द आर्टिकल एंड देन टाइटल ऑफ द जर्नल। तो इस तरह से ये APA स्टाइल का रेफरेंस स्टाइल का ये सीक्वेंस था। उसी तरह जितने भी रेफरेंस स्टाइल है, चाहे MLA है, शिकागो है, जो बेसिकली जो काफ़ी सारे रेफरेंस स्टाइल है बट जो पॉपुलर है, काफ़ी पॉपुलर है, जैसे शिकागो है, MLA है एंड IEEE है, APA है, वैंकूवर है। तो दिस काइंड ऑफ जो रेफरेंस स्टाइल से आपको उसके बारे में स्टडी करना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ लेना है, उसका क्या फॉर्मेट है, सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट देखा जाता है। सो तो आप उसको एक जगह लिख सकते हो एंड आपको वो चीज़ें आसान लगने लगेगी फिर, ओके। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सॉफ्टवेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर द डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें से बताना था डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आपको एक भी ऑप्शन आपको पता होता, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर लेते अगर आपने एग्जाम दिया है तो। जैसे बहुत ही फेमस यहाँ पर है जोटेरो। जोटेरो एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो रेफरेंस जो मैंने अभी आपको APA बताया है ना, सो उसी APA को करने के लिए एक ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसे रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल कहा जाता है। सो दैट इज द जोटेरो। तो इसी प्रकार से जोटेरो के अलावा जैसे देखो मेरे लैपटॉप में भी ये जोटेरो ऑलरेडी इंस्टॉल है, राइट। सो इसी तरह इंडियनोट होता है, फिर मेंडले होता है। तो सो दिस काइंड ऑफ दिस आर द ऑल रेफरेंस मैनेजमेंट टूल। तो एक तो यहाँ से ये जोटेरो आपका एलिमिनेट हो गया, राइट। सो बचा आपका क्या, तो VOR है, नाम से पता चल रहा है एक काइंड ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर ही होगा, राइट। सो WOSVR है, मिनीटैब है, NVivo है। सो दिस ऑल आर द
data visualization software. Okay, got it. Now third question. So this question is basically about the metadata and types of metadata. So which among the following are the examples of descriptive metadata? तो इसमें से बताना था कि कौन, इसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें से कौन जो है वो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा को शो करेगा, राइट। सो मेटाडेटा यहाँ ऑप्शन पहले देख लो आप क्या है। फाइंडिंग एड्स है, स्पेशलाइज्ड इंडेक्स है, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ फॉर डिजिटाइजेशन है एंड क्यूरेटोरियल इंफॉर्मेशन है। तो डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा, तो सबसे पहले आपको बेसिकली मेटाडेटा के बारे में पता होना चाहिए। सो बेसिकली मेटाडेटा क्या है? तो डेटा अबाउट डेटा, इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से दैट डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड द मेटाडेटा, राइट। सो एंड इफ इसके टाइप्स की बात किया जाए तो बेसिकली इसके 3 टाइप्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा एंड स्ट्रक्चर मेटाडेटा। तो दिस आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मेटाडेटा। And administrative metadata है, then we have to divide administrative metadata into technical and preservation metadata, rights metadata and use metadata। तो ये administrative metadata के पार्ट्स सब डिवीजन हो गए, टेक्निकल, प्रिजर्वेशन मेटाडेटा, राइट मेटाडेटा एंड यूज मेटाडेटा। सो आपको ये सारे मेटाडेटा के बारे में आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा, स्पेशली वीडियो बनाऊंगा मेटाडेटा के बारे में, एंड देन आपको सारी चीजें मैं और भी क्लियरली अच्छे से बताऊंगा। ओके, सो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा है। तो डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा वैसा मेटाडेटा होता है जिसमें जो डेटा अबाउट डेटा हम लोग कहते हैं, जो डेटा के बारे में, जिस डेटा के बारे में बताया जाता है उसको अगर हम डिस्क्राइब करके बताते हैं, देन दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ऑप्शंस। सो यहाँ पर है फाइंडिंग एड्स, स्पेशलाइज्ड इंडेक्स एंड क्यूरेटोरियल इंफॉर्मेशन। तो दिस 3 आर द डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंदर आते हैं। यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डिजिटाइजेशन, ये डिजिटाइजेशन के लिए जब हम लोग किसी डेटा को यूज करते हैं तो सो दैट काइंड ऑफ डेटा इज वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। तो बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का वो डेटा होता है जो हम लोग डिजिटाइजेशन में यूज करते हैं। सो डिजिटाइजेशन में जो यूज करें वेरी स्पेसिफिक data that is not at all in the descriptive metadata. Descriptive meta simply means to describe data about data that is very broad in perspective, very describe in perspective. So that's why यहाँ जो selection criteria for digitization है उसमें specific type का डेटा का यूज होता है। So we can't include the selection criteria for digitization in a डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा। ओके, सो यहाँ पर जो ऑप्शन हो गया आपका ये 3, फाइंडिंग एड्स, स्पेशलाइज्ड इंडेक्स एंड द क्यूरेटोरियल इंफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व अंडर द डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा, राइट। ओके, गॉट इट। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ क्वेश्चन है सेल्स रीजन का क्वेश्चन है। सो इस वाले क्वेश्चन में और आपके जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उसके बारे में पूछा गया था। तो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड दैट इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जितने भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं बेसिकली स्पेसिफिकली जो भी ओपन सोर्स वाले हैं, राइट, आप उसको अच्छे से पढ़ लो, उसके ईयर्स को, उसको कौन बनाया है, इस तरह की चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लो, उसको याद रख लो। ओके, तो ये काफ़ी आपको हेल्प है, क्योंकि अगर जो ओपन सोर्स आपको अगर पता होगा कौन कौन सा ओपन सोर्स है, देन यू कैन वेरी इजली क्लासीफाई कि कौन सा ओपन सोर्स है, कौन सा ओपन सोर्स नहीं है, राइट। सो ये चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। तो यहाँ ई ग्रंथालय के बारे में पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन है कि ई ग्रंथालय कैन बी कस्टमाइज्ड बाय द लाइब्रेरी, और साथ ही में उसके जो मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कोहा है, कोहा के मॉड्यूल्स हैं, ई ग्रंथालय के मॉड्यूल्स है, तो उनके मॉड्यूल्स के बारे में भी आपको, ओपन सोर्स वाले जो मॉड्यूल्स हैं उनको भी आपको देख लेना चाहिए कि उसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और किस में कौन सा मॉड्यूल्स नहीं है, ठीक है, मिसिंग है। सो इस तरह की चीज़ें से बार बार क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, राइट। सो ई ग्रंथालय कैन बी कस्टमाइज्ड बाय द लाइब्रेरी, ये सेक्शन था, एंड इसका जो रीजन है वो लाइब्रेरीज ऑप्टिंग फॉर ई ग्रंथालय हैव टू पे NIC फॉर होस्टिंग मेंटेनेंस etc। ओके, सो इसमें जो रीजन है दैट इज ये जो R है ये ट्रू है और ये जो A है वो फॉल्स है, बिकॉज कि जो ई ग्रंथालय है वो NIC के द्वारा नहीं बनाई जाती है, ये करेक्ट है। और इस साथ में क्या होता है कि ये चूंकि ये तो ओपन सोर्स है बट नॉट, ये पूरी तरह से ओपन सोर्स नहीं है, क्योंकि सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के पहले एक कुछ अमाउंट होता है, उस अमाउंट को
NIC को पे करना पड़ता है फॉर द मेंटेनेंस एंड फॉर द होस्टिंग, राइट। सो दिस इसके कारण ये ओपन सोर्स, फुल्ली ओपन सोर्स नहीं है। एंड नाउ जो है ई ग्रंथालय कैन बी कस्टमाइज बाय द लाइब्रेरी, ये भी है नहीं किया जा सकता, लाइब्रेरी उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारा मेंटेनेंस करने का काम उसी NIC के द्वारा ही किया जाता है। लाइब्रेरीज को वो पैसे पे करने पड़ते हैं एंड दे प्रोवाइड द मेंटेनेंस एंड होस्टिंग्स। ओके, सो यहाँ पर ए जो है सेशन है वो रॉन्ग है, फॉल्स है, एंड आ जो रीजन है दैट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में, राइट। सो H इंडेक्स के बारे में पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो में मैंने H इंडेक्स कैसे निकालते हैं वो बताया है, I10 इंडेक्स कैसे निकाला जाता है वो बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाकर जरूर एक बार देखो, देन आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत ही चुटकियों में आपको क्लियर हो जाएगा कि H इंडेक्स, हाउ टू कैलकुलेट द H इंडेक्स एंड I10 इंडेक्स। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था कि एक रिसर्चर है, उसने 5 मैन्युस्क्रिप्ट लिखे हैं, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं, एंड उनका जो साइटेशंस काउंट है वो इस सीक्वेंस में दिया गया है। देन यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द H इंडेक्स ऑफ दिस ऑथर, राइट। सो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो 13 होगा, और क्यों होगा इसका 13 ये मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूँ, तो आप उसको वीडियो को देखो, अगर आपको पता है तो आप कर लोगे ये सही। अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है, आपको नहीं पता है, सो देन जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, थ्योरी वाले प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर जाओ, देखो कहाँ पे H इंडेक्स और I10 इंडेक्स मैंने बताया, उस वीडियो को देखो एंड आप सीख जाओगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन ऐसा है कि किसी को पता हो भी सकता है, नहीं भी पता हो सकता है। सो पूछा गया था कि हु वाज द चीफ एडिटर ऑफ द वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अनब्रिज्ड। तो जो वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है एन एब्रिज एडिशन, इसके जो एडिटर है वो कौन है? तो इसके जो एडिटर है वो है फिलिप बैबकॉक गोव, ये एक अमेरिकन लेक्सिकोग्राफर है एंड इट इज वाज द एडिटर इन चीफ of the Webster Third New International Dictionary published in 1961. Okay, now this question is for web programming and computer programming language. तो जितने भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपको उसके बारे में, उसकी कम से कम एटलीस्ट यू हैव टू नो अबाउट द नेम, व्हाट इज द नेम, राइट। सो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना दिया, 20 का लिस्ट बना हुआ है, जिसमें जो वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो वेब डेवलपमेंट में, जो वेबसाइट डेवलपमेंट में, जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम आते हैं, वो दैट इज कॉल्ड वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उसको मैंने यहाँ पर लिस्ट किया, तो आप देख लो, पाइथन है, जावा, जावास्क्रिप्ट, गो, रूबी, डार्ट, PHP, स्काला, HTML, कोटलिन, रस्ट, प्रोसेसिंग, C हैच, Delphi, Perl, Xlary, F-hatch, Lua, Apache, Haskell. So these are all are the web programming languages. Okay, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, who identify web programming language among the following. तो यहाँ पर Ruby, SQL, Python, that is, these all are the web programming language. यहाँ पे जो PL and hash I है, /i है, it is ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, but it is not meant for the web programming language. It is meant for the, designed for the scientific, engineering and business and system programming. Okay, so I hope you got it. Okay, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। So okay, thank you, रहने देते हैं यहाँ तक। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना, कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी सजेशन, एनी प्रॉब्लम्स, देन आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल होगा, वहाँ पर आप जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, देन आई विल रिप्लाई देयर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट, थैंक यू।